हैप्पी लर्निंग एवरीवन। आज के एपिसोड में हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन टू जियोपॉलिटिक्स वाले टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझो कि जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है। जियोपॉलिटिक्स कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स का, जो एक कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। जब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरीली दो पार्टिसिपेंट्स आते हैं। एक स्टेट एक्टर्स, जो कि नेशनल गवर्नमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एनीवन विच इज एफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट। और एक आता है नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें एनजीओज आते हैं, बिजनेस लीडर्स आते हैं, कल्चरल स्टार्स आते हैं। वो लोग जिनका इन्फ्लुएंस होता है बट दे आर नॉट एफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट। अब देर आर मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, such as economic factors, financial factors, political factors, cultural factors and national security factors. जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, वो है कॉपरेशन। कोई भी जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि दो कंट्रीज आपस में compete करते हैं या फिर कॉपरेट करते हैं। अगर एक कॉपरेटिव कंट्री है तो वो बहुत इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलाउ करेगी, आसानी से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी फ्लो हो सके, इसके लिए पॉलिसीज डेवलप करेगी, अपने टैरिफ्स को हार्मोनाइज करेगी और काफी ज्यादा रिलैक्स्ड पॉलिसी करेगी फॉर इमिग्रेशन ऑफ सिटीजन्स। कितना कॉपरेशन करती है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, ये काफी अलग अलग फैक्टर्स में डिपेंडेंट होता है। जनरली एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ तभी कॉपरेट करेगी जब वो उसके एडवांटेज में है कॉपरेट करना, जब उसको कॉपरेशन से कुछ बेनिफिट मिलता है। एक एग्जांपल समझो, एक कंट्री है जिसके पास काफी लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉपरेट करना चाहेगी एक ऐसी कंट्री के साथ जहां पे ये रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, ताकि उस कंट्री का भी सर्वाइवल हो सके और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। इसको अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल रिसोर्स एंडोमेंट, कि नेचर ने आपको कितने ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज से एंडो किया है, कितना ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज से नवाजा है। ये डिटरमाइन करता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कितना कॉपरेट करती है, कितना एंगेज करती है। सिमिलरली अगर एक कंट्री है जिसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा वीक है, तो वो कॉपरेट करना चाहेगी एक ऐसी कंट्री के साथ, अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहेगी एक ऐसी कंट्री के साथ जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज चाहते हैं कि कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन हो, ताकि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ग्रो कर सकें, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सारे कंट्रीज में, जिससे उनका स्केल ऑफ बिजनेस ग्रो हो सके। फिर आपका कॉपरेशन का लेवल एक कल्चरल फैक्टर में भी डिपेंडेंट होता है। लेट्स से दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कल्चरल सिमिलैरिटी है, एक कॉमन ट्रेडिशन है, तो नेचुरली ये दो कंट्रीज आपस में ज्यादा कॉपरेट करेंगी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दोनों, जैसे कि एनजीओज हुए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हुए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी दो कंट्री के कल्चरल ट्राइज को स्ट्रॉन्ग बनाने में। कंट्रीज सॉफ्ट पावर में एंगेज करती हैं। सॉफ्ट पावर क्या होता है कि आप दूसरे कंट्री के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट यूजिंग एनी कोवर्जन। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डिपेंडेंट होता है कि दोनों कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कितना समय तक वो रिलेशनशिप चलता है। अभी अपन लोग ने रिसेंट एग्जांपल देखा भी था, जहां मोदी जी और इटाली की प्राइम मिनिस्टर के बीच में काफी ज्यादा वार्म रिलेशनशिप था, तो इससे अपना और इटाली का रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। ये ध्यान रखना कि जो सॉफ्ट पावर होता है वो एक नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर का एग्जांपल है, जिसको यूज करके आप दूसरी कंट्री के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हो। इट इज जस्ट अ लेस एक्सट्रीम वे। और एक कंट्री को अपन कोऑपरेटिव तभी बोल सकते हैं जब वो कंट्री डिस्कशन में भी एंगेज करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है जो बात अपन लोग ने उसको बोला है। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे अपन कंट्रीज को और इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर सके आपस में थ्रू द यूज ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। इसी का अपोजिट होता है एंटी ग्लोबलाइजेशन, जिसको अपन नेशनलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे एक कंट्री अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो जितना ज्यादा दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, फाइनेंशियल कॉपरेशन होगा, उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड कॉपरेशन दे आर को रिलेटेड। ग्लोबलाइजेशन जो है ये ज्यादातर नॉन स्टेट एक्टर्स
जैसे कि कंपनीज, एमएनसीज, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, इन लोग के इंटरेस्ट में होता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव रहता है हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, हम लोग को नए मार्केट्स में एक्सेस मिले, हम लोग को नए रिसोर्सेज में एक्सेस मिले और हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो। ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है इन बिजनेसेस को टू फाइंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप कोई भी कंट्री में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है इन फॉरेन एसेट्स, सच एज आप उस कंपनी के स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन एफडीआई भी बोलते हैं। दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री इन विच यू आर इन्वेस्टिंग। आप वहां पे प्लांट डाल रहे हो, वहां पे एक फैक्ट्री बना रहे हो, तो इससे उस कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। फिर अपन इकोनॉमीज को, कंट्रीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, कि वो कंट्रीज कितना कॉपरेट करती हैं, कितना नहीं कॉपरेट कर रही हैं, वो कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है या फिर नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है। इसके बेसिस में वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट इकोनॉमीज एंड कंट्रीज। तो चार तरीके से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको अपन आर्कटाइप्स बोलते हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कॉपरेशन। तो सबसे पहले आता है ओटैकी, जहां पे नॉन कॉपरेशन एंड नेशनलिज्म देखा जाता है कंट्रीज में। ये कंट्रीज प्रमोट करती है सेल्फ सफिशिएंसी को, सेल्फ रिलायंस को। दे हैव लिटिल और नो एक्सटर्नल ट्रेड। दे ट्राई टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन देयर ओन कंट्री। जनरली स्टेट डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है आपकी मेजर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। अ गुड एग्जांपल ऑफ इट कैन बी नॉर्थ कोरिया। फिर आता है हेजीमोनी इकोनॉमीज, जहां पे नॉन कॉपरेशन देखा जाता है बट ग्लोबलाइजेशन भी उसके साथ देखा जाता है। दीज कंट्रीज डू नॉट कॉपरेट विद एनीवन, दे आर ओपन टू ग्लोबलाइजेशन एंड दे आर बिग इनफ, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो दूसरे कंट्रीज के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस को यूज करके, विदाउट कोऑपरेटिंग विद देम। एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी रशिया। फिर आता है मल्टीलैटरलिज्म, जहां पे कॉपरेशन भी पूरा होता है एंड ग्लोबलाइजेशन भी पूरा होता है। तो ये कंट्रीज पूरे तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे कंट्रीज से अलग अलग कॉपरेट करते हैं एंड पूरे अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट कर देते हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी सिंगापुर। फिर आता है बायलैटरलिज्म, जहां पे कॉपरेशन देखा जाता है एंड उसके साथ साथ नेशनलिज्म देखा जाता है। नाम से समझो, बायलैटरल मतलब दो कंट्री आपस में कॉपरेट करते हैं बाय साइनिंग अ वन एट अ टाइम एग्रीमेंट। यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते, एक बार में वो एक ही कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करके अपने कॉपरेशन को इम्प्रूव करते हैं। और ऐसा वो मल्टीपल बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे विथ मैनी डिफरेंट कंट्रीज। तो एक एंड ऑफ एक्सट्रीम में आता है कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन और एक एंड ऑफ एक्सट्रीम में आता है बायलैटरलिज्म इन विच टू कंट्रीज कॉपरेट विद ईच अदर। इनके बीच में आता है रीजनलिज्म, जहां पे आप अपने नियर बाय रीजनल कंट्रीज के साथ कॉपरेट करते हैं, उनके साथ एक ट्रेड ब्लॉक फॉर्मेशन करके अपने ट्रेड बेनिफिट्स को इंप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी यूरोजोन। फिर कंसेप्ट आता है जियोपॉलिटिकल रिस्क का। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है कि दो कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन नहीं होगा एंड इसके कारण वहां पे इनस्टेबिलिटी आ सकता है। एंड ध्यान रखना, जियोपॉलिटिकल रिस्क में क्लाइमेट रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अपन को अभी बहुत रिसेंटली जियोपॉलिटिकल रिस्क देखने मिला इजराइल और गाजा के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में। जियोपॉलिटिकल रिस्क आप तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है इवेंट रिस्क। इवेंट रिस्क में आपको इवेंट का टाइमिंग तो पता है बट उसका आउटकम नहीं पता। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट, ये तो पता है कि इलेक्शन कब होगा बट उसका आउटकम क्या है ये नहीं पता। जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉस। फिर आता है एक्सोजीनियस रिस्क। ये एक सडन रिस्क है, शॉक है, एक अनएंटिसिपेटेड इवेंट है, जैसे वॉर अटैक हो गया, कोई इन्वेजन हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया। फिर आता है थीमेटिक रिस्क। ये वो रिस्क हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक थ्रेट बने हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, इमिग्रेशन, साइबर रिस्क। फिर अपन ये जियोपॉलिटिकल रिस्क को असेस कैसे करते हैं और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट एंड अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिसीजंस में क्या इस कंट्री में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसको असेस करने के लिए अपन को जियोपॉलिटिकल रिस्क समझना पड़ेगा। ये इफेक्ट करता है कि एक एसेट क्लास अट्रैक्टिव है, और अगर अपन उस
उस कंट्री में, उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपन को कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिस्क प्रीमियम कमाना है। इसको एसेस करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला फैक्टर जो अपन को कंसीडर करना है वो है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये इवेंट ऑकर होगा, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस। फिर उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे पोर्टफोलियो में, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और थर्ड, कितने स्पीड से वो मेरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो, प्रोबेबिलिटी मेजर करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि whether the countries and economies will cooperate with each other, whether they will globalize with each other, ये अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर एक हाईली कोऑपरेटिव एंड ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है तो वहां पे आपको बहुत कम जियोपॉलिटिकल रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको पता है अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। फिर जो वेलोसिटी है, जो स्पीड ऑफ इम्पैक्ट है, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है विच इज हाई वेलोसिटी, या फिर वो मीडियम वेलोसिटी हो सकता है, या फिर वो लॉन्ग टर्म वेलोसिटी हो सकता है विच इज लो वेलोसिटी। एक्सोजीनियस इवेंट्स जो होते हैं, जो सडन इवेंट होते हैं, शॉक इवेंट्स होते हैं, दे फॉल इनटू हाई वेलोसिटी ब्रैकेट। यहाँ पे एक ब्लैक स्वेन रिस्क का कंसेप्ट है। ब्लैक स्वेन रिस्क वो इवेंट है जो काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए वो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट होता है, बट अगर वो हुआ तो उसका काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपन को देखने को मिलेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको शॉर्ट टर्म इवेंट से नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, सो यू विल रिएक्ट लेस टू हाई वेलोसिटी इवेंट्स। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको हाई वेलोसिटी इवेंट्स को से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो मीडियम टर्म इवेंट्स होते हैं उसका डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होता है कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस में, कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे पाइपलाइन डिसरप्ट हो गया, 12-15 मंथ्स आपका ऑपरेशंस बंद हो गया, इसके कारण आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म इवेंट्स हैं इनका जनरली एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नाउ आपको एनालाइज करना चाहिए क्या वो इवेंट एक हाई इम्पैक्ट इवेंट है या फिर वो लो इम्पैक्ट इवेंट है। अगर वो एक हाई इम्पैक्ट इवेंट है, मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको बहुत थॉरो एनालिसिस करना पड़ेगा, एक डीप रिसर्च करके देखना पड़ेगा कि इसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है मेरे पोर्टफोलियो में। सिमिलरली इम्पैक्ट को आप क्लासिफाई कर सकते हो डिस्क्रीट और ब्रॉड में। अगर वो एक डिस्क्रीट इम्पैक्ट है, मतलब वो एक बार में खाली एक कंपनी और एक सेक्टर को ही इफेक्ट करेगा। अगर वो एक ब्रॉड इम्पैक्ट इवेंट है तो वो एक बार में पूरी कंट्री को, ब्रॉडली पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी साइबर अटैक। सर, ये इवेंट के इम्पैक्ट को अपन एनालाइज कैसे करेंगे? तो इसको एनालाइज करने के लिए अपने पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला आता है सिनेरियो एनालिसिस, जहां पे अपन हर एक पोटेंशियल इवेंट के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे पोर्टफोलियो के आउटकम में। जो आपका सिनेरियो एनालिसिस है, इट कैन आइदर बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में यू सी कि विल दिस इवेंट ऑकर एंड इफ इट ऑकर्स फॉर हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू। क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट में यू सी कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स। दूसरा जो टूल है वो है साइन पोस्ट। साइन पोस्ट को आप ट्रैफिक लाइट की तरह सोचो, मतलब अगर एक पर्टिकुलर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है वो कलर चेंज होके रेड हो जाए, अगर वो कम हो रहा है तो वो कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। लेट्स से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो जो साइन पोस्ट है वो अपना कलर चेंज करके रेड कर देगा। अगर आपकी इकोनॉमी में रिस्क बढ़ रहा है तो वो रेड कर देगा, अगर वो कम हो रहा है तो इट विल टर्न इनटू ग्रीन। ये ध्यान रखना कि जो इवेंट रिस्क है और थीमेटिक रिस्क है ये अपन को पहले से पता होता है, दे आर नोन इन एडवांस। एंड जो एक्सोजीनियस रिस्क है ये एक सडन इम्पैक्ट होता है। फिर डिफरेंट रिस्क वेलोसिटी का डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है। अगर वो एक हाई वेलोसिटी इवेंट है तो यू शुड टेक एन अप्रोच ऑफ फ्लाइट टू क्वालिटी। अगर वो एक मीडियम वेलोसिटी इवेंट है तो you should adjust your investment in certain sectors, and if it's a low velocity impact you should adjust your asset allocation। अब देखो कि क्या क्या टूल्स हैं जिससे अपन जियोपॉलिटिक्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नेशनल सिक्योरिटी टूल्स। इस टूल को यूज करके अपन सामने वाली कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स। Now this tool can be active if you are using it currently against any country. It can be threatened if you are not using it currently, but you can use it. It is likely that you will be using it. अगर आप कहीं पे भी किसी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हो तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड वहाँ का पॉपुलेशन भी माइग्रेट होता है, जो अपन को अभी देखने मिला इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट में भी। फिर आता है इकोनॉमिक टूल्स। अगर आप एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक टूल को फॉलो करते हो, दैट मीन्स यू आर अलाउइंग यूज ऑफ कॉमन करेंसी, a common market, you are allowing free flow of goods and services, free flow of people. अगर आपका इकोनॉमिक टूल नॉन कोऑपरेटिव है, दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग नेशनलिज्म, योर ओन इंटरेस्ट, यू आर कंट्रोलिंग ऑल द की रिसोर्सेज। फिर आता है फाइनेंशियल टूल्स। अगर आप एक कोऑपरेटिव फाइनेंशियल टूल को प्रमोट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अलाउइंग फ्री एक्सचेंज ऑफ करेंसीज बिटवीन बॉर्डर्स, you are allowing foreign investments, you are allowing your people to do foreign investment, you are attracting more and more investments from other countries. अगर वो एक नॉन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल टूल है, दैट मीन्स यू आर रेस्ट्रिक्टिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, यू आर इम्पोजिंग सैंक्शंस, जिससे आप दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को ग्रो नहीं करने देते हो। ध्यान रखना, जो भी अपन लोग ने ये 3 टूल पढ़ा, नेशनल सिक्योरिटी टूल, इकोनॉमिक टूल और फाइनेंशियल टूल, they all can be cooperative and non cooperative. नेशनल सिक्योरिटी का एक और एग्जांपल आता है एस्पिनेज, जहां पे अपन स्पाई करते हैं, जो अपनी रॉ एजेंसीज होती है वो दूसरे कंट्रीज को जाके स्पाई करती है। फिर आता है कंसेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे जैसे वर्ल्ड अब बढ़ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और भी ज्यादा क्रूशियल हो गया है वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के लिए। तो अपन चाहेंगे कि इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रमोट हो, अपन चाहेंगे कि दुनिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, अपन चाहेंगे कि और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आए, डेवलप होएं और पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को स्टैंडर्डाइज करें। तो इसके लिए देयर हैव बीन मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव कम इनटू प्ले, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ WTO। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कैसे हम अपने इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट कर सकें, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करें, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को कैसे सपोर्ट करें और कैसे वर्ल्ड में पॉवर्टी को रिड्यूस करें। सो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। इस एपिसोड को बंद करने से पहले जल्दी से YouTube में सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो। आपका एक क्लिक हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने में। और इस एपिसोड को कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसकी हेल्प आप करना चाहते हो। लाइक करो, शेयर करो, एंगेज करो और कमेंट करो। आपका ये पार्टिसिपेशन हमें बहुत हेल्प करेगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।